जिसका चाहे हमारी यूपी सरकार मकान ढा देती है, जिसको चाहती है इनकाउंटर कर देती है। कोई पूछगछ होती है? कहीं कोई मुकदमा चलता है? कहीं अदालतों से जब तक साबित न हो कि वो मुजरिम है, आप मुजरिम बना देते हैं। आप मीडिया ट्रायल करते हैं, आप रेडियो और अखबारात के अंदर वो खबरें नहीं आने देते, आप अखबारों और टीवी के अंदर और रेडियो के अंदर कहीं कोई बात नहीं आने देते। तो ऐसा तो नहीं है, सब लोग जानते हैं इस बात को कि हो क्या रहा है इस वक्त देश। अब जहाँ तक प्रेशर बनाने की बात है तो हम किसानों से ज़्यादा तो प्रेशर बना नहीं सकते। तो जब प्रेशर ही नहीं बन सकता तो हमें ज़रूरत इस बात की हम किरदार के कैडर के आदमियों को ढूंढें और जब भी हमारे समाज का भला होगा। पार्टी की होगी, मैं नाम नहीं लेता किसी पार्टी का, तो वो सत्ता भी आपको मालूम है कि 93 के बाद ये तो किसी गलती से आ गई है, नहीं तो इनका कहीं नंबर नहीं था कभी। तो हमें अपने समाज को जागृत करना है, उनमें चेतना लानी है और हमें ये देखना है कि आखिर 2006 के बाद, 2006 का मतलब काशीराम जी के जाने के बाद हमारा ये जो सोशल अवेकनिंग का प्रोग्राम है, जो सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है, तो ये असल में ठहर गया है। ये दोस्तों साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट। आज ही के दिन 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी द्वारा, उसी से आज 24 तारीख की है। और देख सकते हैं बाबा साहब की प्रतिमा के नीचे अलीगढ़ के संभ्रांत नागरिक बुद्धिजीवी खड़े हुए हैं। समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग, प्रत्येक धर्म के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आज लंबी चर्चा हुई इस विषय पर। उससे जुड़ी हुई हम बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मशहूर डॉक्टर प्रोफेसर जाहिद साहब से। जाहिद साहब ने समय दिया यहाँ पर आकर और हमारे लिए भी रुक गए। सर आपका पुरखुलूस इस्तकबाल है। शुक्रिया। जाहिद सर, अभी आप कुछ बता रहे थे पूना पैक्ट के बारे में। तो अभी हम लगातार पिछले कई दिनों से हम सीरीज चला रहे हैं पूना पैक्ट के ऊपर, अलीगढ़ के एक से एक विद्वान से बात कर रहे हैं। लेकिन जो आपकी जो उर्दू में जो बोल रहे थे आप, बड़ी अच्छी भाषा लग रही थी और आप तथ्यात्मक बात बोल रहे थे। तो सर क्या कहना चाहते थे, क्या बोल रहे थे आप, अपना थोड़ा विस्तार से बता दें सर। भाई मैं ये समझता हूँ कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो था, यानी पृथक जो चुनाव था, उसकी जगह पर जो पूना पैक्ट में जॉइंट इलेक्टोरेट हुआ, मिली जुला इलेक्शन हुआ, उसमें जिस जज्बे के साथ और जिस वादे के साथ वो किया गया उसको पूरा नहीं किया गया। ना तो अहल उम्मीदवार उसमें खड़े होने दिए गए कभी, बल्कि घटिया से घटिया और बेकार से बेकार लोगों में जिससे उनकी कास्ट देखकर उनको खड़ा कर दिया गया। न तालीम का जो बजट उन्होंने कहा था मालक बनाएंगे बनाया गया, न इसके अलावा नौकरियों में कभी कोटा पूरा किया गया। तो इसलिए जिन लोगों से मुआहदा हुआ था उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने एक तरह से गद्दारी की और जिसका नतीजा ये है कि लोगों में अनरेस्ट है। और उन्होंने ये उन्हीं के साथ नहीं किया, औरों के साथ भी किया। जिन्होंने भरोसा किया उनके भरोसे को उन्होंने तोड़ा। प्रोफेसर जाहिद साहब, आप विद्वान हैं, आप एक समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर और गांधी जी की जो बात हुई थी उसमें रिजर्वेशन का अधिकार दिया और आपके चुने हुए कैंडिडेट दलित शोषित वंचित समाज के लोग जा रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आपको अधिकार नहीं मिला, अधिकार मिला। अगर वो स्टैंप है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी और मेरी थोड़ी है। मैंने जो आपका समाज का व्यक्ति तो पहुंचा, OBC SC समाज का पहुंचा वहां पर। मैंने जो बात अर्ज की वो ये की कि पहले ये हुआ था कि समाज उनमें से अपना एक आदमी चुनेगा 4-5 लोगों में से, उसका नंबर ही नहीं आया, नंबर 1। इसलिए उन्होंने घटिया से घटिया ऐसा आदमी जो कभी बोल ही ना सके, कभी बात ही ना कर सके, भैया वो हमारा मुलाजिम है, वो जो हमारे यहाँ वो हमारा गोबर साफ करता, बुलाना उसे जरा। कहा क्या है साहब? अरे तुझे MLA बना रहे हैं। अरे साहब MLA क्या होता है? अरे हम बना रहे हैं, बता देंगे तुझे बाद में, तुझे प्रधान बना रहे हैं वगैरह वगैरह। इस तरह से उसको गया वो किया गया। नौकरियों में कोटा कभी पूरा नहीं किया गया। प्लीज सर, जाहिद भाई, उसके जिम्मेदार मैं और आप भी हैं, क्योंकि मैं ये बात तो ठीक है, धर्म को देखकर मत दे रहा हूँ। ये बात तो ठीक है, लेकिन मेरी बिरादरी का है, लेकिन वादा करने वाला और मुआहदा करने वाले पे भी जिम्मेदारी, धोखा देने वाले को भी तो कुछ कहा जाएगा, या धोखा देने वाले को कुछ नहीं कहा जाएगा। तो आप और हम इसमें जिम्मेदार नहीं है भाई। मैं तो कहीं हुकूमत में हूँ नहीं, जो हुकूमत में बैठा हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ। आप मत तो दे रहे हैं सर। आपने अभी बताया कि शिक्षक अगर MLC बनेगा तो हम 3 मत दे सकते हैं, और अगर साधारण व्यक्ति है तो 1 मत देने वाले के सामने चॉइस ही नहीं होती। नोटा तो अभी कल परसों आया है, और नोटा भी होता क्या है भाई? नोटा भी एक तरह से ये है कि हम तीनों से 4 से हम इत्तेफाक नहीं करते, बस
इससे ज़्यादा कहाँ है? बहुत से अधिकार नहीं दिए गए हैं। तो अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे, लड़नी पड़ेगी। इस देश को अगर सही मायने में तरक्की करना है, इस देश का नाम ऊंचा करना है, सारे लोगों को खुशहाल बनाना है, तो लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। प्रोफेसर शाहिद साहब, मोदी सरकार है, मोदी सरकार सबके साथ सबके विकास की बात करती है, कहने की हद तक, कहने की आप स्वीकारते हैं? कहने की हद तक है। मैं डॉक्टर प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद साहब से बात कर रहा हाँ हूँ। बिल्कुल, कहने की हद तक, कहने की हद। हाँ, क्योंकि कहने की हद तक अगर न हो तो जिसका चाहे हमारी यूपी सरकार मकान ढा देती है, जिसको चाहती है इनकाउंटर कर देती है। कोई पूछगछ होती है? कहीं कोई मुकदमा चलता है? कहीं अदालतों से जब तक साबित न हो कि वो मुजरिम है, आप मुजरिम बना देते हैं। आप मीडिया ट्रायल करते हैं, आप रेडियो और अखबारात के अंदर वो खबरें नहीं आने देते, आप अखबारों और टीवी के अंदर और रेडियो के अंदर कहीं कोई बात नहीं आने देते। तो ऐसा तो नहीं है, सब लोग जानते हैं इस बात को कि हो क्या रहा है इस वक्त देश में। आम लोग जो हैं वो इख्तियार से महरूम हैं, हर तबके और समाज के लोग, कुछ ज्यादा और कुछ कम। किसी को आबादी के बराबर हक दिया गया लेकिन पूरा नहीं किया गया, कहा गया कि दिया जाएगा, दिया कभी नहीं गया। किसी को तो आबादी से आधा दिया गया है और किसी को आबादी से बिल्कुल हक से महरूम कर दिया गया। सिर्फ उसका काम है टैक्स देना, बट टैक्स दे सकता है। टैक्स देने में सबके साथ इंसाफ है, सबके साथ बराबरी है, टैक्स देने में किसी के साथ भेदभाव नहीं है। लेकिन टैक्स को वापस लेने में बड़ा भेदभाव किया जा रहा है। कुछ लोगों को तो सब कुछ नवाजा जा रहा है और बाकी लोग बिल्कुल महरूम हैं, और ये चलेगा। साथियों, 1932 में बाबा साहब ने दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित समाज के लिए पृथक मत की बात की थी। अभी मैं जब देख रहा था तो हुकुम सिंह जी, हमारे प्रखर वक्ता है, हुकुम सिंह जी ने अभी बात कही कि मत का अधिकार अभी खत्म नहीं हुआ। सर, आप किस आधार पर कह रहे हैं? जब पूना पैक्ट हो चुका है तो आप किस तरीके से गड़े मुर्दों उखाड़ने की बात कर रहे हैं कि हम दोबारा पृथक मत की बात कर रहे थे, अभी बड़ा जोश भर रहे थे आप, तो क्या आधार है जिससे आप इस बात को आगे बढ़ाएंगे, समाज में मैसेज देंगे? हम जो कहते हैं कि पृथक निर्वाचन का अधिकार हमसे खत्म हो गया, ये ठीक है, लेकिन आज भी कुछ दूसरे लोगों के लिए यही अधिकार है। जिस तरह से मैंने एमएलसी चुनाव का उदाहरण दिया, अब परम पूज्य बाबा साहब तो आएंगे नहीं, परम पूज्य बाबा साहब जितना कर पाए। अब तो जो गांधी जी के बच्चे हैं, गांधी जी के जो चेले चंटारे हैं, उनके बीच और परम पूज्य बाबा साहब की संतानों के बीच का संघर्ष होगा। अब इसको हम कहाँ तक ले जा पाते हैं? पृथक निर्वाचन या उससे भी आगे की कोई बात है क्या? हम वहां तक इसको ले जाने का प्रयास करेंगे। आपकी सुनेगा कौन? आप समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपने संगठन भी बना रखा है, धम्म कारवा भी बना रखा है आपने, और आप बात कर रहे हैं कि हम युवाओं में जोश पैदा करेंगे, तो आपकी सुनेगा कौन? जब प्रोफेसर जाहिद साहब ने कह दिया कि मनमानी चल रही है सरकार की, तो आप किससे अपनी बात को कहेंगे? हम अपने लोगों से कहेंगे, जैसे हम समझे हैं, अपने बुजुर्गों के माध्यम से आगे के लोगों को समझाएंगे, बात कहेंगे, जन आंदोलन खड़ा करने का प्रयास करेंगे, जहाँ तक होगा, संभव होगा, न्यायालय का सहारा लेंगे, अपने लोगों को जागरूक करेंगे। हुकुम सिंह जी, समाज की बात करने वाले यहाँ सभी समाज के धर्म के लोग मौजूद हैं। बाबा साहब और डॉक्टर तथागत बुद्ध के बहुत सारे एनजीओ बना रखे हैं, संगठन बना रखे हैं, 5000 से ज़्यादा, और भी संख्या क्लियर नहीं है, ये 2012 की बता रहा हूँ, 5000 से ज़्यादा संगठन बने हुए हैं, और वो ज़मीन पर कितना काम कर रहे हैं ये मैं और आप खूब जानते हैं। तो संगठन को चलाने से अच्छा हमें ज़मीन पर काम करना चाहिए, और हम इसलिए इस पर चर्चा कर रहे हैं कि आप तक बात पहुँचे, और जो लोग फालतू की बात करते हैं वो ध्यान दें इस बात को कि समाज के लिए काम करें। मेरे बीच में मैं माननीय मंत्री जी से बाद में बात करूंगा। मैं पहले रोहितास बुक्की जी हैं जो लाइफ कोच हैं और ह्यूमन राइट वर्कर्स हैं, बहुत सारे लोगों के लिए आप काम करते रहते हैं, चाइल्ड लेबर हो या भट्टा मजदूरों के साथ में जो अत्याचार हो रहे हैं, आप सच्चे हितैषी आप हैं। विक्की भाई, जो सेमिनार हुआ यहाँ पर, विद्वान लोग थे, क्या निष्कर्ष निकला इसका, क्या निचोड़ निकला? दरअसल आज जो कार्यक्रम हुआ है उसमें पूना पैक्ट की एक तो बैकग्राउंड और पूना पैक्ट के दौरान क्या क्या हुआ था वो, और क्या उसके लाभ और नुकसान हैं, उन पर विचार विमर्श किया गया है। और जो चीज़ जो निकल के आती है वो ये निकल के आती है कि जो सरकार है, सरकार में जो बैठे लोग हैं, उनकी जो नीयत है वो सही नहीं है। और चाहे वो IIM IIT में जो रिजर्वेशन की बात है या नौकरियों में जो पद भरने की बात है, वो कोटे पूरे नहीं किए गए हैं, तो वो मुख्य मसला नीयत का है। दूसरी एक जो बात निकल के आती है
वो मैं कहना चाहूँगा, जो दलित समाज है, जो कमज़ोर समाज है, उसमें जो लीडरशिप है, उसमें जो विजन और जो मिशन की जो बात है ना, उसका अभाव है। लोग अपने स्वार्थों में लगे हुए हैं। तो ये जो चीज़ें, दो चीज़ें अगर सुधर जाएं, इधर नीयत का मसला है, इसके लिए प्रेशर की ज़रूरत है, और इधर नैतिकता की ज़रूरत है, क्योंकि जो समाज में काम करता है, जो लोग सक्षम हैं वो काम नहीं करते, और जो गैर सक्षम लोग वो काम करने की कोशिश करते, तो उन पर फिर इल्ज़ाम लगते हैं, पैसे के इल्ज़ाम लगते हैं, और महिलाओं के लगते हैं, नशे के लगते हैं, बहुत से इल्ज़ाम लगते हैं। तो ये दो चीज़ें मुख्य रूप से आती हैं कि एक तो सरकार की नीयत सही हो, उस पर प्रेशर की ज़रूरत है, दबाव बनाए जाने की ज़रूरत है। दूसरी बात है कि हमें अपना जो विजन है और मिशन है उसको परफेक्ट रखने की ज़रूरत है, उस पर मतलब फोकस्ड काम करने की ज़रूरत है। विक्की भाई, आपने जो बताया कि सरकार पर प्रेशर बनाने की ज़रूरत है, जी जी। तो सरकार इस समय ऐसी है कि जो प्रेशर बनाएगा वो प्रेशर बनाने लायक ही नहीं रहेगा। आप शायद भूल रहे हैं इस बात। देखिए, जब से ये दुनिया बनी है तब से न्याय और अन्याय के पल्ले चलते रहे, ऐसे लोग सदा रहे जो आवाज़ उठाते रहे हैं, और दमन करने वाले भी लोग रहे, और कभी पल्ला ऊंचा होता है, नीचा होता है, ठीक है। और कोई भी जो अत्याचारी सरकार होती है, कोई भी जो हनन करने वाली सरकार होती है, वो ज़्यादा नहीं चल सकती। ये जो चीज़ है ना, ये दरअसल विचारधारा की लड़ाई है, ये न्याय की लड़ाई है, मानवाधिकारों की लड़ाई है, और जो सच है ना, सच वो सच की जीत होती है। और मैं एक चीज़ बता दूँ, अभी चाहे धीमी जागरूकता आ रही है, लोगों में जागरूकता आएगी, और मेरा ये खुद का विश्वास है कि 21वीं सदी है ना, वो दलित समाज की होगी। थैंक यू। बहुत अच्छे हौसले बनाए रहने चाहिए, और हमें किसी भी मोड़ पर हताश होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ में जनाब चौधरी फारूक कुरैशी साहब को बहुत अच्छा बोल रहे थे सर आप, लेकिन आपका साउंड बहुत तेज था तो मैं स्पष्ट नहीं समझ पा रहा। जाहिद भाई छोड़ कर ही जाएंगे, आप खड़े रहेंगे। जी चौधरी साहब, आपने जो बताया दमनकारी सरकार, प्रदर्शन करेंगे या युवाओं को जागरूक करेंगे, आखिर इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है? बैकलॉग पूरा नहीं हुआ, प्राइवेट नौकरी हो रही है, तो आप कैसे बैकलॉग को पूरा कराएंगे? जी ग्रेजुएशन करेंगे जी, ये इस तरह की बात नहीं है। जी जी। असल में मैं वो बात कहता हूँ कि अभी बात आई कि इसकी जिम्मेदार कौन है। जी जी। इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। सरकारें कोई जिम्मेदार नहीं है। किरदार को बनाइए मेयार ज़िंदगी, हालात से किरदार का सौदा न कीजिए। हम जो चुनते हैं, आज रिजर्वेशन आप पृथक वाला लगा दें, तो आप जब आदमी ऐसे भेजेंगे कि जो आपकी बात को ना कह सके, जैसे पहले मुफ्ती साहब ने कहा कि हम अपने तो हमें वो समाज को नहीं आता, समाज को विवेक नहीं है। तो हम जब अपने इस तरह के आदमी भेजेंगे जो समाज से उठ के जा रहे हैं, हम अपनी बिरादर के लोगों को भेजते, लेकिन वो सब भूल जाते। जब अभी बात आई थी कि हमारी इतनी तादाद SC की है, BC की है, जब वो कुछ नहीं कर सके, अब जहाँ तक प्रेशर बनाने की बात है, तो हम किसानों से ज़्यादा तो प्रेशर बना नहीं सकते। जब तक प्रेशर ही नहीं बन सकता, तो हमें ज़रूरत इस बात की है हम किरदार के कैडर के आदमियों को भेजें, और जो भी हमारे समाज का भला होगा उन बातों से हम कुछ कर सकते हैं। बेशक बेकार की बात है कि हम ये बना लें वो बना लें, हज़ारों तेजी के बन सकती है, वो सब अपने अपने पार्ट के लिए। सिर्फ ये सोच लें कि वो हम लोगों को करें, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, जब हम ये सोच रहे कि हमें कुछ नहीं बनना, हम ये सोचे हमें ये बन जाएंगे, तो हम कुछ नहीं करते। हमें देखना है कि हम समाज को बनाएं, तो बात है। हमारे जैसे आनंद जी और ये करते हैं, तो इनके दिमाग में ये नहीं है कि हम ये बन जाएं। आज जब हम ये सोचते हैं कि हम ये बन जाएं, तो हम समाज को नहीं सोचते। मेरा कहना इतना ही है कि हमें खुद ही बनना है, इसके जिम्मेदार हों। बहुत अच्छे आपने बताया इसके जिम्मेदार हम। हमारे बीच में बहुत लंबी सेवा दे चुके दूरदर्शन आकाशवाणी के एक ऑफिसर रहे हमारे साथ में। सर नमस्कार। सर, अब आपने बहुत लंबे समय तक आकाशवाणी दूरदर्शन को सेवाएं दी, अब वो सेवाएं समाप्त होने जा रही हैं, प्राइवेटीकरण होने जा रहा है, दूरदर्शन आकाशवाणी बंद होने जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? भाई इसमें मैं यही कहूँगा कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है सेंट्रल में, वो उसने जो है सबका निजीकरण कर दिया। BSNL का कर दिया, रेलवे का कर दिया, हवाई जहाज़ों का कर दिया, और यहाँ तक है आकाशवाणी के भी उसने कई ट्रांसमीटर, कई जगह के स्टेशनों को जो है उसने बेच दिया। अलीगढ़ में खुद जो एशिया का माना हुआ शॉर्ट वेव का ट्रांसमीटर था, यहाँ पे 6 ट्रांसमीटर थे,
8 की प्लानिंग थी, 8 में 6 रह गए, 6 में भी एक एक करके जो है आज वो सारे खत्म हो गए और उसका ऑप्शन भी जो कौड़ियों के दाम में हो गया है। इसी तरह से ये गवर्नमेंट जो है सरकारी महकमाओं को सबको ख़त्म करती जा रही है। बेरोजगारी जो है चरम सीमा पे आ चुकी है और आज का युवा जो है नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है और हर समाज का युवा जो है नौकरी के लिए भटक रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है। अगर सबको साथ लेकर के सबका विकास करने की बात करती है तो इसने जो है 0% विकास कर दिया और सबका जो है एक तरह से मतलब समुद्र में ढा दिया, सबको जो है समुद्र में ढा दिया, जो नीचे से ऊपर उभर के नहीं आ सकता है हर समाज का युवा जो है। तो मेरा कहना यही है कि ऐसी सरकार की जो है आज के युवाओं को जरूरत नहीं है। इस समय युवाओं को और हर समाज के लोगों को ऐसी सरकार की जरूरत है जो आज के नौजवानों को रोजगार दे और ये जो निजीकरण चल रहा है इसको रोका जाए। सर, अब निजीकरण तो हो ही रहा है और हमारे सामने देखते ही देखते हो जाएगा, तो बैकलॉग और रिजर्वेशन की तो बात ही खत्म हो जाती है। हाँ, तो बैकलॉग तो इन्होंने ख़त्म कर दिया। और जहाँ तक SC/ST की बात है एजुकेशन की, हमारे मानवर काशीराम जी और डॉक्टर साहब ने ये कहा था कि शिक्षा जो है एक सबसे बड़ा तीर है, सबसे बड़ा श्रेणी का दूध है। जब वो शिक्षा ही नहीं रहेगी तो अधिकार तो अपने आप सबके निढाल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मेन चीज़ शिक्षा होती है। और शिक्षा का इन्होंने निजीकरण करके बड़े बड़े लोग, ये जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं या पूंजीपति हैं, अपने बच्चों को तो जो बाहर एजुकेशन करा रहे, देश छोड़ करके विदेशों में एजुकेशन करा रहे, और यहाँ का जो आदमी है, चाहे आम आदमी है, चाहे मजदूर वर्ग है या नौकरी पेशा वाला है, उसकी जो है शिक्षा इतनी महंगी कर दी है। अभी 2 साल से कोरोना का माहौल बना करके इन्होंने जो सारे इंस्टीट्यूट बंद कर दिए। आगरा से और मथुरा रोड पर इतने इंस्टीट्यूट से टेक्निकल सबको इन्होंने जो है बटाबैठ कर दिया ऐसे में। और एजुकेशन जो अब ये दे रहे हैं उसमें जो है लैपटॉप पे, उसमें जो है ऑनलाइन दे रहे हैं, तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ रहा है एजुकेशन पे जितना कि बच्चों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। साथियों, हमारे साथ में इस कार्यक्रम के कन्वेनर, राष्ट्रीय कन्वेनर कह सकते हैं, और पूर्व मंत्री बसपा सरकार में रहे राजा राम आनंद जी। आनंद जी, आपने प्रोग्राम किया, काफ़ी विद्वान लोगों को बुलाकर, हजारों लोगों को बुलाए यहाँ पर और बहुत सारे लोगों को भी ज्ञान पहुँचा। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य और तो वो पूना पैक्ट के बेसिक्स को समझने के लिए रखा गया। तो मुझे जहाँ तक इल्म है कि आज के दिन ये जम्मू में, पंजाब में, कई जगह, आपके दिल्ली में, आपके उत्तर प्रदेश में, आपके मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, ये कई करीब 11-12 राज्यों में जहाँ तक मुझे मालूम है आज ये पूना पैक्ट का बेसिक्स के ऊपर। तो हमने ये किसी को प्रेशर में लेने के लिए नहीं किया है, बल्कि हमने अपना इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए, अपना आत्मनिरीक्षण करने के लिए कि आज जो भी हमें दुश्वारियां दिखाई दे रही हैं, हम ऐसा महसूस करते हैं कि ये सारा साइड इफेक्ट पूना पैक्ट का है। आज अगर मीनिंगलेस डेमोक्रेसी हो गई है तो ये ड्यू टू पूना पैक्ट है। अगर आज ये देश पुअर एंड बैकवर्ड है तो ये ड्यू टू पूना पैक्ट है, क्योंकि पूना पैक्ट में सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि उसने ये जो क्रिएशन ऑफ लीडरशिप और ये जो है कैपेबल एंड जेन्युइन लीडरशिप, इसको किल कर और रिवोल्ट करने की स्पिरिट किल कर दी। आज हमें देखते हैं कि हमने अभी अखबारों में पढ़ा कि सब लोग जो है अपराधी लूटपाट रोटी के लिए कर रहे हैं। आज 10% लोग जो है 90% पूंजी के ऊपर काबिज है और 10 में से 1% लोगों के पास 73% पैसा पहुंच गया है। हमारे इस उत्तर प्रदेश में अभी आरबीआई के कल के डाटा हैं, कल वो टीवी पे मैंने सुना कि एक आदमी की 1/3 पर कैपिटा इनकम रह गई है। यानी आदमी जो पहले 100 रुपये कमाता था, आज की तारीख में वो 30 रुपये कमा पा रहा है, 1/3 रह गई है। तो ऐसी भयावह स्थिति में अगर हम लोग जागृत नहीं हुए तो हमने अपने समाज को इकट्ठा करके उन्हें जागृत करने के लिए प्रोग्राम किया है। और अगर समाज में चेतना आएगी, समाज अगर जागृत होगा तो दुनिया की कोई भी ताकत समाज के आगे नहीं टिकती, चाहे वो किसी की भी सत्ता हो। मैं किसी की सत्ता की बात नहीं करता। मैंने जो है 1978 से काम तो नहीं किया, 1979 से किया, मतलब हमसे बनने के 1 साल बाद।
तो मैंने ये देखा कि इस प्रदेश में ही जिन लोगों के पैर में जूते चप्पल नहीं थे और वो नारे ये लगाया करते थे कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। DS4 का नारा है, सारा देश हमारा है। तो इसकी बदौलत ये हुआ कि इस प्रदेश के अंदर आपने देखा कि अच्छे अच्छे लोगों की सत्ताएं जाने कहाँ चली गई। और ये भी जो इस वक्त जो सत्ता है, जिस भी पार्टी की होगी, मैं नाम नहीं लेता किसी पार्टी का, तो वो सत्ता भी आपको मालूम है कि 93 के बाद ये तो किसी गलती से आ गई है, नहीं तो इनका कहीं नंबर नहीं था कभी। तो हमें अपने समाज को जागृत करना है, उनमें चेतना लानी है और हमें ये देखना है कि आखिर 2006 के बाद, 2006 का मतलब काशीराम जी के जाने के बाद, हमारा ये जो सोशल अवेकनिंग का प्रोग्राम है, जो सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है, तो ये असल में ठहर गया है। ये एक ठहर ही नहीं गया है, बल्कि मैं समझता हूँ वो कहीं पीछे न चला जा रहा हो। तो जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आ रही हैं कि आज जो है हमारे लोग मतलब रोटी के लिए अपराध कर रहे हैं। आज हमारे लोग, ये तो सरकार ही कहती है कि भाई 80 करोड़ लोगों को हम खाना खिला रहे हैं। अब पता नहीं किसी दिन उन्होंने मना कर दिया तो हमारे तो 80 करोड़ लोग मर ही जाएंगे। और इनमें मैं समझता हूँ कि 99% बाबा साहब के ही बालक हैं, बाबा साहब की वंशज है। तो इसलिए मेरा मतलब ये था, हमने ये प्रोग्राम सिर्फ अपने समाज को जागृत करने के लिए, और हम लोग SC-BC माइनॉरिटी के सभी लोग इसमें इकट्ठे हुए, बहुत खुशी की बात है। तो आगे हम समाज में और एक्शन प्लान करने के लिए, सोशल एक्शन करने के लिए एक सोशल एक्शन कमेटी बनाने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। और नवंबर में शायद हो सकता है कि इस जनपद में बड़ा प्रोग्राम होगा जिसमें 10, 15, 20 हज़ार लोग इकट्ठे होंगे और हम लोग अपने सामाजिक एक्शन के प्रोग्राम को लेकर के, ताकि पार्टियों को भी चौकन्ना होना पड़े, नेताओं को चौकन्ना होना पड़े, चाहे वो हमारे से संबंधित पार्टियां हों, चाहे हमारी विरोधी पार्टियां हों, क्योंकि समाज के जागृत होने के बाद किसी पार्टी की पॉलिटिक्स नहीं चलती, किसी नेता की पॉलिटिक्स नहीं चलती। तो साथियों, ये थे हमारे साथ समाज के जागरूक प्रहरी। और बिल्कुल 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट की जो बात शुरू की थी डॉक्टर साहब ने, वो लगभग 100 वर्ष होने को आ गए और बात निरंतर जारी है। और आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि समाज के लोग आगे बढ़ते रहेंगे और अपना जो उद्देश्य है इनका जागरूक करने का, वो लगातार करते रहेंगे और जागरूक भी लोग होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जिंदाबाद। मनोज अलीगढ़ी के YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार मोहब्बत मुझे इसी तरीके से देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।